अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिवीजन फेज, यानी कि सेल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किस तरह से होता है। और उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस का अमल। ठीक है, माइटोसिस के अमल से किस तरह एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया था। तो वेल फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या नोट किया कि उसने देखा कि जो सेल थे वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दूसरे सेल बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो और माइटोसिस के अमल में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो सेम रहते हैं पेरेंट्स में भी और ऑफस्प्रिंग सेल के अंदर भी। जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम इन डॉटर सेल एज इन देयर पेरेंट सेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो इसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं। एक है कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। ठीक है, कैरियो मीन न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन ब्रेकडाउन। तो कैरियोकाइनेसिस मीन के न्यूक्लियस की डिवीजन और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब है कि सेल की डिवीजन। ठीक है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर मजीद जो है वो 4 फेजेस आते हैं, जिनमें है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और टेलोफेज के बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी इन फेजेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है। सेल जो है वो इस तरह से होता है और इसके अंदर जो क्रोमेटिन, जो धागा लाइक मटेरियल पड़ा हुआ था इस तरह से, वो अब कंडेंस होना शुरू कर देगा और आपके पास सिंपल सा एक क्रोमोसोम बना देगा। ठीक है, जितने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी क्रोमोसोम बनते हैं उतने क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, तो ये धागे से क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे और दूसरी बात कि विजिबल हो जाएंगे। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिन लाइक मटेरियल जो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, जो कि धागे की तरह इस तरह पड़ा होता है आपके न्यूक्लियस में, वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है, जो कि इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो क्रोमेटिन है वो विजिबल नहीं होता, जबकि क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली प्रोफेज की। इसके बाद क्या होता है कि सेंट्रियोल जो है जो वो जाते हैं सेल की सेल के कोनों की तरफ जाते हैं। अगर ये सेल है तो इसकी दोनों तरफ जो है वो सेंट्रियोल जाएंगे और इसमें से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और वो क्या करने लगेंगे कि क्रोमोसोम को पकड़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस। यानी कि स्पिंडल फाइबर का जो पूरा सेटअप होता है उसे क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। अब चूंकि प्लांट्स के अंदर कोई सेंट्रियोल जो है वो मौजूद नहीं होता, तो स्पिंडल फाइबर जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होके खुद से ही जगह क्या करते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि लेटर स्टेज की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और साथ में न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होती है उसकी ब्रेक डाउन भी हो जाती है। नेक्स्ट मेटाफेज के अंदर क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम को खींच के कोनों की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है जिनके, अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके साथ जो स्पिंडल फाइबर है वो इस पॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं यहाँ पर। जब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को पकड़ कर सेल के सेंटर में रख देंगे इस तरह से, ठीक है, यानी कि देखिए ये एक लाइन के अंदर मौजूद हैं, तो इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज के अंदर आपने क्या पढ़ा कि जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़ा और सेल के दरमियान में ला के अलाइन कर दिया। ठीक है, कि ये इस तरह से शेप बना दी। ठीक है, ये किस फेज के अंदर होता है, मेटाफेज के अंदर, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाफेज के अंदर, जिसमें स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्रोमोसोम आगे से कट होके अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं इस तरह से। और ये प्रोसेस होगा अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, जब अर्ली स्टेजेस में होगा तो क्रोमोसोम जो है जो कि पहले इस तरह से थे, ठीक है, अब टूट कर एक एक इस तरह से बन गए और मुख्तलिफ अपोजिट पोल के अंदर चले गए। अब इनको क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे।
ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या है, अपने रिस्पेक्टिव पोल को चले जाएंगे, एक इधर आधे इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे, और इसके बाद क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इधर से आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो है मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से होना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी शुरुआत कर देंगे इसके अंदर एनाफेज के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, और क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, अपने दोनों पोल्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जो है डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं वो बनेंगे, यानी कि जो उनके इर्द गिर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बनना शुरू कर देगी, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम थे अब जो है वो फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बन गए, ठीक है। और क्या हुआ, इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई, और साथ में क्या है कि उनकी जो बाहर वाली सेल की मेम्ब्रेन है वो यहाँ से डीप होना शुरू हो गई, ठीक है। डीप होना शुरू हो गई, और इससे क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात है कि सेल के अंदर जो है न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन भी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस पहले शुरू में ख़त्म हो गए थे अब दोबारा से बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो वो क्रोमेटिक नेटवर्क में तब्दील हो जाएंगे, पतले पतले धागों में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है कि सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो आपने टीलोफेज के अंदर पढ़ा था किस तरह मेम्ब्रेन जो थी वो इन्वेजिनेट होती है इस तरह से, ठीक है। असल में क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, ठीक है। जिस तरह आप जो है गुब्बारे को धागे के साथ बांध दे तो वो जगह जो है वो डीप होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये एरिया जो है वो सिकुड़ना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो क्लीवेज इनमें मेन होती है और फरोसी बन जाती है जो कि डीपन होती है, और आपके पास दो आइडेंटिकल सेल्स बना जाते हैं, ठीक है। यानी कि शुरू में एक सेल जो था वो इस तरह से था, अब वो जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और आपके पास दो नए सेल बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्या है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तो नहीं बनती, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे वेजिकल्स मौजूद होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल, जो कहाँ से आते हैं, जिनको गोल्गी बॉडी सेक्रीट करती है। तो वो वेजिकल आपस में कंबाइन हो के एक सेल प्लेट बना देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, सेल प्लेट। और सेल प्लेट जो है यहाँ से सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। यहाँ से एक सेल ये बन जाएगा, दूसरा सेल यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास फेजेस ऑफ माइटोसिस के, माइटोसिस किस तरह आपने मराहल को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ, कि आप जो ग्रोथ करते हैं बचपन में, आप छोटे होते हैं, फिर आस्ते आस्ते आपका साइज़ जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है, आपके हाथ बड़े होना शुरू हो जाते हैं, आपके पाँव बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आपके सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के अमल से गुजर करके जो है आपके सेल ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए जो है आप ग्रोथ करते हैं माइटोसिस की मदद से। नेक्स्ट है कि जब आपको कट वगैरह लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ज़ख्मी हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद आपका ज़ख्म जो है वो भर जाता है। तो उसके पीछे भी माइटोसिस का हाथ है, क्योंकि वहाँ पे जो डैमेज सेल थे उनकी बार बार माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के बदले में वो ज़ख्म जो है वो भर जाता है। आगे हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होती है, यानी कि उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जो सिंगल सेल का है वो डिवाइड होके दो नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यानी कि होती सिंपल माइटोसिस ही है, लेकिन वो अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपने सेल की बात कर रहे थे, वहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल का बना होता है, और वो माइटोसिस करके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसमें जो है दूसरा पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, जस्ट एक से ही जो है दो नए सेल बन जाएंगे, दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लास्ट टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन से क्या मुराद है कि अपने खोए हुए हिस्से को फिर से वापस लाना। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म की टांग वगैरह काट दी जाए, किसी ऑर्गेनिज्म की बाजू वगैरह पूरा काट दी जाए, तो फिर से वो पूरा का पूरा बाजू जो है वो बन जाए, इसको रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा लिम्ब जो है वो रिकवर हो जाए। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल
सैलमेंडर्स जो हैं उनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो रीजनरेशन भी माइटोसिस के बदले में ही होती है। ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस से होती है रीजनरेशन, और ऑर्गन जो है अपने खोए हुए हिस्से को वापस ला सकते हैं। ये सच होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो छिपकली होती है उसकी दुम जो है वो फिर से निकल आ सकती है। तो ये एक सर्वाइवल ट्रिक होती है कि अगर कोई इनको खा रहा है तो फॉर एग्जांपल उनकी पाँव जो है किसी शिकारी के मुंह में चली गई है तो वो उसको काट देंगे, उसके अपने पाँव को, और वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो बाद में उनके पाँव जो है दोबारा फिर से नया बन जाएगा। तो ये सर्वाइवल ट्रिक होती है जो कि किसकी मदद से होती है, माइटोसिस के अंदर आपके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा कम है, आप ग्रोथ करते हैं और रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।